जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? बोहर का मॉडल चल रहा था, पोस्टुलेट्स हो चुके थे। इसके अलावा बोहर ने कुछ कैलकुलेशन हमें करके बताई थी, जैसे रेडियस की कैलकुलेशन, जैसे वेलोसिटी की कैलकुलेशन। जब रेडियस और वेलोसिटी दोनों आ जाएगा तो क्या तुम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r। तो v और r आपके पास दोनों आ गए हैं, और मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है। तो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये भी बताया था, एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? याद है या भूल गए? तो जल्दी से मुझे वैल्यूज बता दो, क्या क्या वैल्यूज आई थी? रेडियस की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ze²। याद है या भूल गए? अरे रेडियस की वैल्यू ये थी ना? हाँ सही है बच्चों। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी? ze² अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक और मैंने तुम्हें चीज फाइंड करके बताई थी, एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई थी? -13.6 z/n²। याद है भूल गए? बच्चों ये टोटल एनर्जी है। ये काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड है। इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे बच्चों। इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला एनर्जी का मैंने तुम्हें बताया था, याद करो। माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z/n²। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आप एनर्जी स्टैंडर्ड यूनिट्स में यानी जूल में ले रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गया? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? अब सवाल ये है कि 1885 में और 1890 में जो बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था और राइटबर्ग फॉर्मूला हमारे पास आया था, वो फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन हमें किसने दी? बोहर ने। और वो फॉर्मूला था किसका? लाइन स्पेक्ट्रा। वो फॉर्मूला किसका था? लाइन स्पेक्ट्रा का। तो वो मैंने तुम्हें उस टाइम डिटेल में इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि एक्सप्लेनेशन अब आएगी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एक्सप्लेनेशन of line spectra of hydrogen atom। बोहर ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया? क्या बताया उसने? देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये चीजें बाकी आइटम्स में भी एप्लीकेबल हैं, पर एक्यूरेट वैल्यूज नहीं मिल पाती हैं। बट हाइड्रोजन के एटम को जब उसने एक्सप्लेन किया और वैल्यूज इसके में फॉर्मूले पुट करोगे तो वो एक्यूरेट, काफी हद तक एक्यूरेट आ जाएगा। 100% तो नहीं आएगा, पर काफी हद तक एक्यूरेट आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा था वो बोहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया? पहले मुझे एक बार जल्दी से राइटबर्ग फॉर्मूला भी याद दिला दो बच्चों। राइटबर्ग फॉर्मूला क्या था जरा याद करो। 1/λ इज इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। याद है या भूल गए? और इसकी यूनिट थी पर सेंटीमीटर। हाँ या ना? अब यहां पर मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं। जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? राइटबर्ग कांस्टेंट। तो मैं एक बार लिख देता हूं, राइटबर्ग कांस्टेंट। राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या लेते हैं हम लोग? 109,677। पर ये वैल्यू हम तब लेते हैं जब यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा 13.9 भी लिख सकते हैं, पर ये कब लिखेंगे? जब यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग 2.18 इंटू 10⁻⁻18 भी लिख सकते हैं, पर इसकी यूनिट होती है जूल। समझ में आ रहा है?
और इसके अलावा 3.29 इंटू 10 पावर 15 भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। अब तुम लोगों को ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ये सारी वैल्यू सर ने क्या उठा के लिख दी है ना। जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना तब आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं तो एक ही वैल्यू याद करके आया था 109677, लेकिन ये क्या हो गया, ये वैल्यूज कहां से आ गई, इसका क्या मतलब है, ये कौन सा नंबर है, तब आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने अभी साइड में लिख दिया है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। कोई दिक्कत? करें शुरू। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन किसने दी बच्चों? बोहर ने, नील्स बोहर ने। उसने कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनना। हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा। क्लियर है? पर अगर इलेक्ट्रॉन या एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में। हाँ या ना? पक्की बात है, ये तो मानते हो, बॉर्स पोस्टुलेट में समझाया था। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से यानी बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में आता है यानी ग्राउंड स्टेट में आता है, समझ में आ रहा है? बना के दिखाओ। बड़ा ऑर्बिट मतलब एक्साइटेड स्टेट, छोटा ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट। अगर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा और एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा जितना दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। हाँ या ना? इसी लॉजिक से उसने ये फॉर्मूला राइटबर्ग का एक्सप्लेन किया बोहर ने। कैसे? देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, बच्चों हायर ऑर्बिट से अच्छा हायर एनर्जी लेवल लिख दिया जाए, क्योंकि बड़ा ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स रेडिएशन। तो ये क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। हाँ या ना? एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। हाँ या ना? बच्चों इसका मतलब ये हुआ, और ये जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा उतनी ही करेगा जितना दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप है। हाँ या ना? तो बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूं? डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI। आप इसको ऐसे समझ लो ना, ये बड़ा वाला ऑर्बिट है, ये छोटा वाला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी है EF, इसकी एनर्जी है EI। किसकी एनर्जी ज्यादा है, बड़े वाले की या छोटे वाले की? तो अगर इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से छोटे पे जंप करके जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। बोलो हाँ। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा बच्चों? डेल्टा E। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू व्हाट? EF माइनस EI। समझ में आया या नहीं आया? इतनी कहानी समझ में आ गई? चेक करो मैंने वही लिखा है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। इक्वेशन 1 बच्चों, अब मुझे ये बताओ EF की वैल्यू क्या होगी? EF का मतलब बड़े वाले ऑर्बिट की एनर्जी। तो बड़ा वाला ऑर्बिट हो, छोटा ऑर्बिट हो, दुनिया का कोई भी ऑर्बिट हो, एक ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एक ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है जो लास्ट क्लास में समझाया था, यानी माइनस का 13.6। बच्चों इसको RH बोल दूं, क्योंकि राइटबर्ग कांस्टेंट को RH बोल सकते हैं हम लोग। हाँ या ना? RH बोल दो। 13.6 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो RH, या आप इसको 13.6 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13.6। और हाँ एक और बात,
Z की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 1। क्यों भाई? क्योंकि जरा चेक करो, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बोल देता हूं यहाँ पे Z की वैल्यू 1 है। समझ में आ गया ना? तो अब ये फॉर्मूला बन गया 1/NF होल स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बच्चों NF का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। हमें क्या पता, क्या ये जरूरी है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे ही आ रहा हूं? ऐसा भी तो हो सकता है फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड पे आ रहा हूं, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ रहा हूं। आपको पता है कौन सा ऑर्बिट है? नहीं पता ना? तो मैंने लिख दिया NF। और बच्चों EI की वैल्यू क्या हो गई? EI का मतलब क्या है? इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी, हाँ या ना? और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z/N होल स्क्वायर, हाँ या ना? पर Z की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ पे Ni लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई है नहीं? ये दोनों वैल्यूज बच्चों कहां पुट करोगे? हाँ या ना? कर दो। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डेल्टा ई समझ पा रहे हो कौन है? कौन? वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज डेल्टा ई। तो बच्चों EF की वैल्यू कितनी हो गई? -13.6 1/NF स्क्वायर माइनस, और EI की वैल्यू पुट करोगे, और EI की वैल्यू ऑलरेडी -13.6 1/Ni स्क्वायर है। चेक कर लो, हाँ या ना? सही है बच्चों? बताओ क्या हो जाएगा? ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस हो जाएगा तो क्यों ना इसको मैं आगे लिख दूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया 13.6 1/Ni स्क्वायर, और ये माइनस का है 13.6 1/NF स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? जल्दी बोलो। 13.6 ब्रैकेट 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। पर बच्चों ये इवन है, समझ में आ गया कि नहीं? ये एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्या राइडबर्ग फॉर्मूला आ गया? नहीं आया, चेक कर लो, काफी अलग है। यहाँ पर 109677 लिखा हुआ है और यहाँ पर 13.6 है, पर उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो काफी हद तक सेम है, हाँ या ना? Ni और NF की जगह आप कॉमन सेंस लगा लो। Ni छोटा वाला ऑर्बिट है, N2 बड़ा ऑर्बिट है। अब आपको समझ में आया कि N2 हमेशा N1 से हम बड़ा क्यों लेते थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पक्का किसी बड़े ऑर्बिट से ही तो छोटे पे आएगा, तो N2 N1 से हमेशा बड़ा ही तो होगा। आई बात समझ में? हम लोग N2 की वैल्यू जो भी लेते थे वो N1 से हमेशा बड़ी लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जंप करके वापस नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उस N1 से तो बड़े ऑर्बिट से ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमने I और F लिख दिया है, आप इसको 1 2 भी लिख सकते हो। यहां तक कितने बच्चों को कहानी समझ में आ गई? पक्का? हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। उस केस में हमारे पास ये एनर्जी डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 2.18। इसकी असली वैल्यू होती है 2.179, पर हम लोग इसको क्या लिख देते हैं? 18 कर देते हैं। 2.18 इंटू 10 पावर -18 ब्रैकेट 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। अच्छा, Ni NF और N1 N2 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? अब ये एनर्जी हमारे पास किस में आ गई? जूल में। अब आपको समझ में आया राइडबर्ग कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है? यूनिट चेंज हो रही है तो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसकी कहानी समझ में आ गई? इसकी कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। मुझे एक बात बताओ फटाफट, क्या ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, यहां से जो एनर्जी निकल रही है डेल्टा ई, ये भी एक प्रकार की एनर्जी ही है? तो पक्का एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है, इसकी एनर्जी भी h न्यू होगी, हाँ या ना? तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा ई बाय h, हाँ या ना? यानी जो भी एनर्जी मैंने यहाँ पर फाइंड करी है डेल्टा ई, अगर मैं उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उस रेडिएशन की जो एमिट करी है इलेक्ट्रॉन ने जब वो बड़े ऑर्बिट से छोटे पे आया है। मेरी बात समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आया फिर से सुन लो।
ये फॉर्मूला उस एनर्जी का है जो एटम ने या इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया है जब इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट पे आया है। पर अगर कोई ये बोलता है कि नहीं एनर्जी का फॉर्मूला मत बताओ बल्कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, जो एनर्जी एमिट हुई है ना, मुझे खाली उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, एनर्जी मत बताओ, तब आप क्या करोगे? तो फ्रीक्वेंसी निकालने में कितना टाइम लगेगा? डेल्टा इक्वल टू एच नहीं होता है, न्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। अगर डेल्टा ई को एच से डिवाइड कर दूं फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, पक्की बात है। बच्चों चेक करना फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी थी? स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल। 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 ब्रैकेट 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और इसको आपको डिवाइड नहीं करना है किससे? प्लैंक्स कांस्टेंट से। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? तो ये आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी 3.29 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 15 ब्रैकेट 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज या फिर पर सेकंड। चेक करो, ये वाली कहानी समझ में आ गई। यानी यूनिट चेंज होते ही फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई और राइडबर्ग कांस्टेंट भी चेंज हो गया। अगर आप बुक्स में चेक करोगे राइडबर्ग कांस्टेंट खाली आपको यही मिलेगा बस, बट फिर भी ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसको आप क्या बोलोगे? तो इसलिए मैं इसको राइडबर्ग कांस्टेंट बोल रहा हूं। और अलग अलग यूनिट होने की वजह से अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी सच में समझ में आ चुकी है? आगे कहानी समझ में? अब चलते हैं आगे। बच्चों क्या तुम ये जानते हो, मुझे कुछ ना इरेज करना पड़ेगा। बच्चों ये इरेज कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों हम जानते हैं कि 1 बाई लैम्डा क्या होता है? न्यू बार। हाँ या ना? अगर मैं इस इक्वेशन में एक काम करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा कर देते हैं। समझ में आ गया? बच्चों सी बाय लैम्डा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सी इंटू 1 बाय लैम्डा, एक ही बात है। 1 बाय लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे? न्यू बार, यानी कि वेव नंबर, और सी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के नीचे। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? नहीं आया? फिर से सुनो। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर लैम्डा को मैं सी के डिनोमिनेटर में ले जाऊं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है? वेव नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। और ये लाइट की स्पीड कहाँ गई? ये फ्रीक्वेंसी के डिनोमिनेटर में आ गई। इससे ये पता लगा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वेव नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जरा चेक करो, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दूं, क्या मेरे पास वेव नंबर आ जाएगा? और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा। हाँ या ना? तो बच्चों ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसको लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दो। 3.29 इंटू 10 पावर 15 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो 3 इंटू 10 पावर 8 से। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर, जिसको ni बोल रहे हैं, माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तब ये वैल्यू आएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। अब जरा चेक करना, क्या यही थी राइडबर्ग इक्वेशन? आ गई?
कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? पक्का? तो बोहर ने हमको लाइन स्पेक्ट्रा अच्छे से समझा दिया कि कैसे या क्या वेवलेंथ होगी। जैसे मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, एनर्जी एमिट करेगा ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों में से कोई सा भी लिख देना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.16 और जूल में 2.18 into 10 पावर -18। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछता है कि जो एनर्जी एमिट हुई है उसकी एनर्जी मत बताओ बल्कि फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या कर दोगे? एनर्जी को प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सीधा फॉर्मूला याद कर लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 3.29 into 10 पावर 15 1/n1² - 1/n2²। कोई दिक्कत? और फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो सभी को पता है, हर्ट्ज होती है। अगर कोई ये पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन ने या एटम ने एनर्जी एमिट करी है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर आने में, उसकी मुझे वेवलेंथ बताओ, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी 1/λ 109,677 1/n1² - 1/n2² पर सेंटीमीटर। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है? आगे बच्चों चलें आगे। तो ये वाला पार्ट मैं रेज कर रहा हूं, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? अब सुनो, बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से जंप करके जा रहा है 2nd ऑर्बिट पे, समझ गए ना? तो बच्चों n1 की वैल्यू कितनी हो गई? n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ये मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर से सुन लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd पे जंप करके आ रहा है तो फाइनल ऑर्बिट n2 कितना हो गया? 5 और n1 हो जाएगा 2। याद रहेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि nf हमेशा ni से बड़ा ही होता है। क्लियर हो गया? चलें आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो ये तो कहानी समझ में आ गई है हमको कि कैसे हम लोग वेवलेंथ फाइंड करेंगे या फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे या एनर्जी फाइंड करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक एटम या इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है ताकि वो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में फलाना ऑर्बिट से किसी बड़े ऑर्बिट पे जाए, तब भी एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया? अच्छा, जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा था तब हमने बुक में डायग्राम भी देखा था कि जब कोई एटम या एलिमेंट एनर्जी एमिट करता है और उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। हाँ या ना? एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाइनें मिलती हैं, हाँ या ना? तो कितनी लाइनें हमको मिलेंगी? अगर मैं कोई फलाना एटम को पहले एनर्जी दूंगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर बाद में वो एमिट करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम चेक करेंगे स्क्रीन पर कितनी लाइन मिली। तो बच्चों नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका, जैसे मान के चलो ये एक बड़ा ऑर्बिट है, इसको मान लेते हैं E2 और ये छोटा ऑर्बिट है, ये है E1। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया हमारा N1 और ये हो गया N2। छोटा ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट। जब बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है और ये जंप करके कहाँ जा रहा है बच्चों? नीचे। तो क्या ये एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? जल्दी बोलो। रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में आ रहा है, बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल में आ रहा है। बच्चों कितनी एनर्जी एमिट करेगा? विच इज इक्वल टू
एनर्जी फाइंड कैसे करोगे? उसके लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखकर इरेज कर दिया है तुम्हारे सामने। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है कि एनर्जी जो निकलती हुई जा रही है, अगर आप इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हो, लाइन कितनी मिलेंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? इसके लिए पहले ये समझ लो, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और ये है बच्चों एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए ना एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when an electron jumps from n2 equal to 5 to n1 equal to 1। क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं? फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, कितनी लाइंस मिलेंगी? समझ में आ गया? तो बच्चों कैसे करना है आपको देख लो बोर्ड पे। आप पहले पांचों लेवल बना लो, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। कितने ऑर्बिट बन गए? कितने एनर्जी लेवल बन जाएंगे? 5। अब हमें ये चेक करना है कि कितनी लाइंस मिलेंगी। हाँ या बच्चों जरा चेक करो, क्या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन 5 से सीधा 1 पे आ जाए? हाँ या ना? फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे तो आना है ना, क्या डायरेक्ट आ सकता है? हाँ, यानी कि 5 से सीधा 1 पर आ गया है। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ लाइंस। बच्चों जब 5 से सीधा 1 पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी लाइन मिलेंगी मुझे? 1। पूछो क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि राइडबर्ग का जो फॉर्मूला है 109677, आप इसमें n1 की जगह क्या लोगे? 1 चेक कर लो, और n2 की जगह 5 लोगे। हाँ या ना? जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू तो आएगी या बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? फिफ्थ ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट पे आ गया। जब सीधा इस पर आ गया तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। n2 कितना हो गया? 5। 5 से 1 पे आया है ना? जब इसको सॉल्व तो कर लोगे ना, सॉल्व करके कितनी वैल्यूज आएंगी बस इतना बता दो। एक ही वैल्यू आएगी ना वेवलेंथ की, और अगर वेवलेंथ की एक ही वैल्यू आएगी तो लाइट का आपको एक ही कलर तो नजर आएगा या बहुत सारे कलर नजर आ जाएंगे? हाँ या ना? एक कलर एक ही लाइन तो दिखेगा। आगे बात समझ में? पक्का? अब चलते हैं आगे। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 5 से पहले सीधा किस पर आया है? 2 पर, और 2 से आया है 1 पर। हाँ या ना? यानी पहले इलेक्ट्रॉन आया है 5 से 2 पर और फिर 2 से 1 पर। अब जरा चेक करो, जब ये 5 से 2 पर आया होगा तो n1 की वैल्यू क्या लोगे? 2, और n2 की वैल्यू क्या लोगे? 5। तो वेवलेंथ की कुछ और वैल्यू आएगी, यानी इस रीजन में एक लाइन मिलेगी और इस रीजन में एक और लाइन मिलेगी, क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग है। तो कितनी लाइन मिली आपको? समझ में आ गया? बच्चों क्या ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 5 से सीधा 3 पर आ जाए और 3 से 2 पर आ जाए? हाँ या ना? यानी इलेक्ट्रॉन 5 से पहले किस पर आया? 3 पर, और फिर 3 से आया 2 पर। 5 से 3 पर अलग वेवलेंथ है, 3 से 2 आने पर 3 से 1 पे आने पर अलग वेवलेंथ है। कितनी लाइन मिली बच्चों? 2। हाँ या ना? बच्चों ऐसा हो सकता है 5 से पहले 4 पे आएगा और 4 से सीधा 1 पे आएगा? हाँ या ना? यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आया? 5 से 4 और 4 से सीधा 1। बच्चों ये 3 से 1 पे आया था ना, यहाँ से 3 से 1 आएगा, 3 से 1 आएगा, सॉरी 3 से 1 है ना? इधर 5 से 4 और 4 से सीधा 1। तो बच्चों कितनी लाइन मिलेंगी? समझ में आ गया? बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे,
2 से 1 पे, हाँ या ना? तो चेक करो क्या ये संभव है? 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, हाँ या ना? कितनी लाइन मिली? 4 नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। 5 to 4 पहले एग्जिस्ट कर चुका है, हाँ या ना? 5 to 4 पहले आ चुका है, तो इसमें जो वेवलेंथ रही होगी सेम होगी, तो सेम कलर है, एक के ऊपर एक लाइन दिखेगी तो अलग से थोड़ी नजर आएगी। 4 to 3 पीछे हुआ तो नहीं है कहीं पे, ये हो जाएगा, 3 to 2 हो जाएगा, 2 to 1 हो चुका है, 2 to 1 हो चुका है, चेक कर लो, ये वाला सेम है, हाँ या ना? तो कितनी लाइनें मिली? नहीं आ रहा समझ में? जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हो जाएगी। बच्चों क्या ये हो सकता है? 5 to 4, 4 to 2, 2 to 1, चेक करो, 5 to 4, 4 to 2, 2 to 1, अब ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला नया है, तो यहाँ पर कितनी लाइन मिली बच्चों? 1। कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ चुकी है? आ गई? और कोई पॉसिबिलिटी बची है? नहीं बची? तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जल्दी बोलो, 10। यानी जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 1st पर आएगा तो हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी? 10 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। समझ में आ गया? पक्का? बच्चों ये सारी लाइन कौन सी सीरीज की कहलाएंगी? लाइमन, बाल्मर, पैस्चर, ब्रैकेट या पीफर्ड? 5 सीरीज लिखवाई थी ना मैंने, ये सभी की सभी लाइमन सीरीज में आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये सबसे पहली वाली सीरीज थी, और इसमें आपको कौन सी लाइट मिलती है? यूवी रेज। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? अब यहाँ हर बार आप 1 पे ही ला रहे हो, तो n1 तो बनी रहेगा, तो वो लाइमन सीरीज है, यूवी रेज मिलती है। समझ गए? बच्चों जब भी आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछेगा तो आपको ये 2 ऑर्बिट वो देगा, और आपको ऐसे फाइंड करना है नंबर ऑफ लाइंस। कोई दिक्कत? पर इसका एक और भी मेथड है, मेथड 2। देखो भाई, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करने का मेथड 2। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 by 2। n1 कितना है? 1, n2 कितना है? 5। बच्चों वैल्यू पुट करना, 5 minus 1, 5 minus 1 plus 1 by 2। बच्चों 5 minus 1 कितना हो गया? 4 into 5, ये तो 5 ही रहेगा, बाय 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। कितनी लाइंस आ गई? तो सर जब इतनी जल्दी आंसर आ सकता था तो आपने ये सब टाइम वेस्ट क्यों करा? अगर मैं तुम्हें पहले मेथड 2 समझाते थे ना, तो तुम लोग ये मेथड कभी नहीं सुनते ध्यान से, हाँ या ना? इसीलिए ये मेथड पूरा समझाना जरूरी है, इससे तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, गलती नहीं होगी। बाकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जल्दी आंसर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चों अगर मैं तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दूं तो कर लोगे? कर लोगे? करें क्वेश्चन? चलो इसको इरेज कर देता हूं, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है? और मेथड 2 भी लिख लेना। Find the number of spectral lines when an electron jumps from
N2 2 N1 where N2 is 4 and N1 is 5. कर लोगे? करके दिखाओ, ये कर लोगे? कर लोगे? ठीक है बच्चों, आंसर निकाल के, और तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत इजी आंसर है, कोई से भी मेथड से कर सकते हो। चलें आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर का जो मॉडल था वो भी 100% पूरी तरह से सही नहीं था, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नंबर 1, क्या क्या ड्रॉबैक्स है बच्चों? बोलो भाई। बोहर का जो मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोहर ने हाइड्रोजन का एटम तो एक्सप्लेन कर दिया, पर क्या बाकी अदर एटम्स, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम, क्या उन्हें भी उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था? नहीं। यानी कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम was unable to explain the line spectra of multi electron atoms। यानी किसका लाइन स्पेक्ट्रा समझा रहा है खाली, और बाकी का नहीं। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा था ना वो भी एक्यूरेटली नहीं बता पाया था। यानी कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा of even hydrogen atom accurately हाइड्रोजन का भी नहीं बता पाया। समझ में आया? इसके बाद तीसरा एक और ड्रॉबैक है बच्चों, जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट ये चल क्यों नहीं रहा भाई? जी-मैन इफेक्ट ये क्या है? ये कोई सुपर हीरो नहीं है आयरन मैन और ही मैन, ये एक इफेक्ट है। पहले इसके बारे में समझ लो। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म और स्क्रीन होती है। जब कोई रेडिएशन आती है और प्रिज्म से पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होकर स्क्रीन पर हम उसे ऑब्टेन करते हैं। हाँ या ना? इतनी बात सबको पता है। और बच्चों ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना जो प्रिज्म से पास होके जा रही हैं, अगर उस रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो लाइंस और ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो। मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा है, ये रेडिएशन ऐसे जा रही है और आपने ऊपर एक बड़ा सा नॉर्थ पोल और नीचे बड़ा सा साउथ पोल लगा दिया, यानी आपने क्या लगा दिया? मैग्नेट। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों? पहले कितनी लाइनें थी? 4। अब ये लाइनें स्प्लिट होकर कितनी हो गई? ये फर्दर स्प्लिट हो गई और ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना ही जी-मैन इफेक्ट कहलाता है।
और इसके बारे में बोहर ने हमें कुछ भी नहीं बता पाया, तो ये हमने उसके ड्रॉबैक में जोड़ दिया। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट क्या है? द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ line spectra of an atom in the presence of magnetic field is called Zeeman effect। कितनी बात समझ में आ गई? Bohr was unable to explain this effect। कोई दिक्कत? चले आगे। नंबर 4, एक और सुपर हीरो है दोस्तों, टोनी स्टार्क का नाम सुना है? आयरन मैन। स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या है? सेम इसी की तरह है, द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा या लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, जैसे ऊपर मैंने एक प्लेट लगा दी पॉजिटिवली चार्ज और नीचे नेगेटिवली चार्ज, 2 प्लेट लगा दी अगर मैंने, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो फर्दर और ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं? जिसके बारे में बोहर ने हमको नहीं बताया। समझ गए? द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम in the presence of electric field is called Stark effect, and Bohr was unable to explain this इफेक्ट। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? बच्चों अगला जो चैप्टर है ना वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और हम जानते हैं मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। हाँ या ना? तो जब आप एटम ही ठीक से नहीं पढ़ लिख पाओगे, समझ पाओगे, तो मॉलिक्यूल समझ में आएगा? तो जो बोहर का मॉडल था, बोहर की थ्योरी थी, उसने हमें मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यानी कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट गिव्स अस एनी क्लू रिलेटेड टू शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। और तो और शेप तो छोड़ो, मॉलिक्यूल बनता तब है जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं और क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके बारे में भी हमें उसने कुछ नहीं बताया। 8 does not explain the ability of atoms to combine and form molecule। कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, ये भी हमें बोहर ने नहीं बताया। और इसी के साथ बोहर का मॉडल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि बोहर का मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ड्रॉबैक्स भी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।